आज की इस छोटे से सेगमेंट में हम राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक नाट्यों के अंदर एक विषय वस्तु आती है रम्मत। तो इस रम्मत के बारे में हम आज की इस कक्षा में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अगर हम रम्मत के सामान्य परिचय की बात करेंगे तो आपको यहाँ स्लाइड नजर आ रहा होगा कि ये एक लोक नाट्य की विद्या है जिसमें विख्यात लोकनायक महापुरुषों सामाजिक ऐतिहासिक विषयों पर काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक मंचन खेल किया जाता है। अर्थात हमारे आसपास में जो भी हमारे जो नायक हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे समाज में होने वाली घटनाएं हैं या हमारे देश में होने वाली ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनकी विषय वस्तुओं को मंचन किया जाता है, उनके नाटक दिखाए जाते हैं, उनके खेल दिखाए जाते हैं। उसी विद्या को हम रम्मत कहते हैं। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार लोक कलाकार इस नाट्य विद्या का मंचन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने इस चित्र में भी देख लिया होगा कि किस प्रकार से जो ये लोक कलाकार हैं विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को मंच पर प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इस बात को समझ चुके हैं कि रम्मत एक प्रकार के लोक नाटक है, एक प्रकार के खेल है जिसमें लोक नायकों महापुरुषों सामाजिक ऐतिहासिक विषयों का काव्यात्मक रूप से मंचन किया जाता है, जिसको हम रम्मत बोलते हैं। इस प्रकार इस स्लाइड में भी आप देखिए चित्र नजर आ रहे होंगे आपको, कई आपको लोक कलाकार नजर आ रहे हैं जिस प्रकार के खेलों का प्रदर्शन करते हैं। अगर हम इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें कि रम्मत कहाँ प्रचलित है मुख्य रूप से, तो बीकानेर, जैसलमेर पोखरण क्षेत्र और फड़ौदी क्षेत्र, इन भागों के अंदर ये रम्मत मुख्यतः आपके प्रचलित है। अगर हम ये रम्मत खेलने कैसे जाती है, अगर हम इसकी प्रोसेस या प्रक्रिया की बात करेंगे विद्यार्थियों, तो जो इसके मुख्य कलाकार होते हैं वो मंच पर आकर बैठ जाते हैं ताकि उन्हें दर्शक चरित्रों की वेशभूषा में देख सके। जब ये सारे कलाकार मंच पर बैठ जाते हैं तो मंच पर ही मौजूद जो गायक होते हैं जिन्हें हम टेरिये बोलते हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये गायक जो विषय वस्तु होती है उनको संवादों को गाते हैं। फिर जो आपके इस लोकनाट्य को जो प्रस्तुत करते हैं जिनको हम खेलार बोलते हैं, वे क्या करते हैं कि जो संवाद बोले गए हैं गायकों के द्वारा, उन संवादों को अपने नृत्य और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर आप दो बातें नजर आ रही है आपको, एक तो आपको नाम आया आपके टेरिये और एक नाम आया आपके खेलार। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब ये रम्मत आपके प्रस्तुत की जाती है तो आप देखेंगे इस रम्मत के अंदर जो आपके ये पीछे बैठे हैं जो आपके गाने का काम करते हैं, ये तो कहलाते हैं आपके टेरिये, और जो आपके इस कला को प्रदर्शित कर रहे हैं वह कहलाते हैं आपके खेलार। तो मंच पर दो प्रकार के व्यक्तित्व बैठे रहते हैं, एक तो टेरिये और एक आपके खेलार। अब आपके जो टेरिये जो गाते हैं उसी चीज को खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने नृत्य और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारी इसकी प्रोसेस होती है और आप चित्र के माध्यम से और अच्छी प्रकार से समझ आएंगे। अगर हम राजस्थान में कुछ प्रसिद्ध रम्मतों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के रम्मतों का प्रारंभ पकड़ दाता की रम्मत से होता है। ये उसकी आप मान लीजिए हेडिंग है, यह विषय वस्तु है पकड़ दाता की रम्मत, जिसमें समाज में हो रही क्रांति का प्रदर्शन होता है। बीकानेर के अंदर एक आचार्यों का चौक है, वो अपने रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा रम्मत या खेल दिखाए जाते हैं। तो ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछते हैं कि पकड़ दाता रम्मत का संबंध किस क्षेत्र से है, या आचार्यों का चौक किस क्षेत्र में आता है जहां रम्मतों के लिए पुष्करणा ब्राह्मण द्वारा खेली जाती है। जैसलमेर के अंदर एक आपके व्यक्तित्व हुए थे तेज कवि, उन्होंने जैसलमेर में रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया और इन्होंने अपनी रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी शुरू किया था। इन्हीं तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी, मोमल, जोगी भर्तृहरि, छबीली तंबोल जैसे रम्मतें रची है। देखो इन्होंने रचना की है, इन सारे विषय वस्तु की इन्होंने रचना की है और इन्हीं विषय वस्तु को बाद में जो खेलार और जो टेरी होते हैं वो मंच पर प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम रम्मत बोलते हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना में ध्यान रखनी है, जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तब 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना करके महात्मा गांधी को भेंट दी थी। और स्वतंत्र बावनी हमारे उस समय के जो आपके ऐतिहासिक उस समय घटनाएं और समाज से प्रभावित थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक वारंट जारी करके तेज कवि को गिरफ्तार भी किया था। तो आपके तेज कवि वाला नाम याद रखना और इनके बारे में सवाल परीक्षा में पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे कि इस कला का उद्भव कैसे हुआ, तो बीकानेर में होली आदि के अवसर पर लोक काव्यात्मक प्रतियोगिताएं होती थी और इन लोक काव्यात्मक प्रतियोगिताओं से फिर धीरे धीरे आपके ये रम्मत आपके उद्भव हुई है। तो जो रम्मत का मूल स्थान है, जो उद्भव क्षेत्र, वो आपके बीकानेर है। रम्मतों की अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमें इनकी विशेषता नजर आती है कि इनकी विषय वस्तु मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद भी होती है।
अब देखिए विद्यार्थियों, जो आपके आरएस मेन जैसे एग्जाम होते हैं, अगर उन आरएस मेन जैसे एग्जाम में आपसे अब नहीं पूछते हैं कि खेलार क्या है, टेरिया क्या है, वो आपके ऐसे सामान्य प्रश्न हम नहीं पूछेंगे। अगर वहां पर आपके 2 नंबर के कोई प्रश्न में या 5 नंबर के प्रश्न में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रमत की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो जो वन लाइनर आप रट कर जाते हो वो आपके काम नहीं आएगी। इसीलिए किसी भी विषय वस्तु का पढ़े, किसी भी टॉपिक को पढ़े तो गहराई से पढ़े, ताकि कैसा भी प्रश्न हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आप दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाए। तो अगर हम इस रमत की विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली विशेषता जो हमें नजर आ रही है कि जो इनकी विषय वस्तु होती है वो मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद भी होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो आपके रमत में जिन चीजों का प्रदर्शन करते हैं वो वहां के दर्शकों का मनोरंजन भी करते हैं और मनोरंजन के साथ वो आपको शिक्षा भी देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके अमर सिंह राठौड़ रमत, अब इसमें आपके शिक्षा भी मिल रही है। इसी प्रकार जब आपके हिड़ो मेरी रमत, जब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वहां पर आपको शिक्षा भी मिल रही है और वहां पर मनोरंजन भी होता है। तो इस प्रकार की विषय वस्तु ली जाती है ताकि लोगों के बीच बीच मनोरंजन भी हो जाए और उस मनोरंजन में उनको एक नैतिक शिक्षा भी मिल जाए। रमत खेलने वाले जो होते हैं उनको खेलार या रमतिया बोलते हैं। मैंने अभी कहा था आपसे कि जो रमत में विभिन्न चरित्रों की जो भूमिकाएं निभाते हैं, जो आपके विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, अभिनय करते हैं, उनको बोलते हैं आपके खेलार। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें टेरिये और गायकों की प्रमुखता रहती है। अब जो संवाद को जो पहले गाते हैं मंच पर बैठे बैठे लोग, वो कहलाते हैं टेरिये। तो आप जान गए टेरी क्या है और खेलार क्या है। इसमें कोई रंगमंचीय साज सज्जा नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप कभी किसी गांव में, शहरों में देखेंगे किसी प्रकार नाटक का मंचन करते हैं, तो एक तो मंच होता है, और क्योंकि मंच सामान्य धरातल से थोड़ा सा आपके ऊपर होता है और दर्शक आपके सामने बैठे रहते हैं। जो रमत होती है उनकी विशेषता होती है कि इसे मंचित करने के लिए किसी खास प्रकार की सजावटी मंच की जरूरत नहीं होती है, सामान्य प्रकार का मंच होता है। और कहीं कहीं पर तो रमत को जमीन पर दरी बिछाकर ही मंचित कर लिया जाता है। तो इसमें आवश्यक नहीं है कि रमत करने के लिए आपको मंच की आवश्यकता हो, मंच को साज सज्जा हो, नहीं। इसमें साज सज्जा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो टेरिये और जो खिलार होते हैं उनके द्वारा किए गए जो अभिनय है वही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम देखते हैं सामान्यतः इसमें मंच का उपयोग करते हैं, हालांकि उनकी सजावट नहीं करते हैं। मंच का उपयोग करते हैं तो मंच के लिए हम एक स्थानीय भाषा में शब्द इस्तेमाल करते हैं पाटा। तो ये पाटा संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, अर्थात मंच पर इस कला का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि मंच हो ही हो। अगली अगर हम विशेषता बात करेंगे तो वर्तमान में जो रमत है वो गैर पेशेवर सामुदायिक लोक नाट्य का रूप धारण किया। जब आप देखिए रमत का जब आयोजन किया जाता है तो एक प्रकार की सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसमें जो लोग होते हैं, लोगों का जुड़ाव होता है, लोग एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से एक सामुदायिक लोक नाट्य है। लेकिन जब इसको प्रस्तुत किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। जब इसका प्रारंभ हुआ था तो समाज में किस प्रकार से नैतिक उत्थान हो, समाज के लोगों किस प्रकार मनोरंजन हो, वो उसका उद्देश्य था। और आज भी अधिकांश लोग इसका यही उद्देश्य रखकर इसको मंचित करते हैं। तो ये गैर पेशेवर एक प्रकार से, इसको अभी तक व्यावसायिक नहीं बनाया गया है। जो रमतें होती है उन रमतों में चौमासा, लावणी, लावणी मतलब जिसमें भक्ति और श्रृंगार विषय गीत होते हैं, गणपति वंदना और व्यक्ति विशेष जुड़े हुए गीत भी गाए जाते हैं। और इन गीतों के माध्यम से जो आम जनता होती है उनका जुड़ाव खिलार और टेरिया से किया जाता है। रमत में वाद्यों के रूप में नगाड़े और ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है। और जब रमत शुरू होती है तो ध्यान रखेंगे शुरू होने से पहले लोक देवता बाबा रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ये सवाल कई प्रकार के आपके वनडे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इस प्रकार से हमने जो रमत है उनकी विशेषताओं को भी हमने देख लिया है। अगर हम प्रमुख रमतों की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन सी रमतों की आपके विषय वस्तु है, तो आप ध्यान रखेंगे हेड़ो मेरी की रमत, लैला मजनू की रमत, भक्त पेलाद की रमत, मोर ध्वज की रमत, अमर सिंह राठौड़ की रमत, बारह गोड़ा की रमत, और तेज कवि द्वारा लिखी हुई स्वतंत्र बावनी, मुमल, जोगी व्रत हरि, छबीली तंबोलन। अब आप इन्हें सारे के सारे आप रमतों को देखिए। जैसे आपके लैला मजनू की रमत, तो यहाँ पर आपके दर्शकों का मनोरंजन होता है। लेकिन जब भक्त पेलाद के आपके रमत प्रस्तुत कर देंगे तो इसमें हमें शिक्षा भी मिलती है कि किस प्रकार से भक्ति की जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो हिड़ो मेरी की रमत है, इसकी रचना जवाहरमल पुरोहित ने की थी, जिसमें आदर्श पति पत्नी आधारित ये सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है। इस हिड़ो मेरी रमत में कि आदर्श पति और पत्नी कैसे होने चाहिए उसके बारे में चीजों को आपको मंचित किया जाता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम रमतों के प्रमुख कलाकारों की बात करेंगे तो मणिराम व्यास, फागु महाराज, सुवा महाराज,
राम गोपाल मेहता, सोई सेवक, जीतमल, गंगादास सेवक, सुकमल और तुलसीराम। ये सुकमल और तुलसीराम ये आपके बीकानेर के हैं। तो इस प्रकार से आपने इनके प्रमुख जो कलाकार हैं उनके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज के छोटे सेगमेंट में हमने साथियों सबसे पहले जानने का प्रयास किया कि रम्मत होती क्या है। एक प्रकार की नाटक की विद्या है, एक प्रकार के खेल होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। फिर हमने देखा इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से रम्मत उगली, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, तो हमने यहाँ पर देख लिया। इसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसकी प्रमुख रम्मतें कौन कौन सी हैं और प्रमुख कलाकार कौन से। तो इस प्रकार से छोटे सेगमेंट में हमने रम्मत के जितने भी आयाम हैं उनको जानने का प्रयास किया। अब अगली कक्षा में हम ऐसी किसी रुचि के टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए